कल तो हम लोगों ने आपने कहा था। लास्ट पॉइंट हाँ, हेरोडोटस वाला लिखवाया था। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम यूनान में क्रमबद्ध अध्ययनों घटनाओं का अध्ययन किया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। देखो, प्राचीन इतिहास के तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनको हम लोग देख रहे थे। उनमें तीन में एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना, जिनमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह आते हैं, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, और जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको हम लोग देखते हैं। इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, दूसरे लिटरेरी एविडेंस हैं, और तीसरे एविडेंस को हम लोग जो देखते हैं वो फॉरेन ट्रेवलर्स का डिस्क्रिप्शन है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तीन रिसोर्सेज हैं। आगे चलकर इन तीन रिसोर्सेज को भी हम लोग कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं। तो आप इसमें, क्योंकि सबसे पहले अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये सबसे पुराने भी हैं। अगर पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग देखें, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में, तो सबसे पहले अभिलेख ही बनाए गए, इंस्क्रिप्शंस ही सबसे पहले बने, बाद में और चीजें आई। तो आप इसमें पहली हेडिंग डाल लेना, अभिलेख या इंस्क्रिप्शन। ठीक है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पुराने हैं। अगर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ओल्डेस्ट। ये माना गया कि सबसे पहले जो अभिलेख हैं वो आर्यों की किसी शाखा ने बनाए थे। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आए, मिडल ईस्ट से आए, और चूंकि मिडल ईस्ट के जो मैदान है वहां उनका निवास स्थान माना गया। मध्य एशिया के, सॉरी, सेंट्रल एशिया से आए, और सेंट्रल एशिया के जो मैदान है, कजाकिस्तान और ऊपर रशिया वगैरह तक, वहां उनका निवास स्थान माना गया। ये माना गया कि वहां से आर्यों की शाखा जो थी वो भारत की ओर एक चली, और एक यूरोप की ओर उसने प्रस्थान किया। भारत की ओर जो शाखा आई वो भी आगे आके दो भागों में बट गई। एक इंडिया की तरफ आ गई, सिंधु नदी को पार करके, और एक दूसरी ईरान की ओर चली गई, अफगानिस्तान होते हुए ईरान की ओर चली गई। तो जो दूसरी शाखा थी उसने वहां पर ईरानियन संस्कृति को जन्म दिया, और जो एक शाखा भारत आई उसने यहां पर आर्यन कल्चर को, या भारत में आर्यन संस्कृति को जन्म दिया। इसीलिए मध्य एशिया में एक जगह है बोगज कोई, बोगज कोई नाम है उसका, सेंट्रल एशिया में, शायद ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान के कहीं आसपास है। बोगज कोई में सबसे पुराना अभिलेख मिला है अब तक का। 1400 ईसा पूर्व का वो अभिलेख माना गया है, इंस्क्रिप्शन है। और इस इंस्क्रिप्शन में इंद्र, मित्र, वरुण, इन देवताओं का जिक्र हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में। और ये वही देवता हैं जो आर्यंस के देवता थे, वैदिक कल्चर के जो देवता थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अभिलेख, अभिलेखों को बनाने की या अभिलेखों को स्थापित करने की जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, वो सबसे पहले आर्यंस ने शुरू की। ठीक है। ये सबसे पुराना है, आया है, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगर अभिलेख कभी मिलते हैं किसी के, तो फिर ईरानी लोगों ने अभिलेख बनाए। ईरानी लोगों ने अभिलेखों की परंपरा को सबसे पहले शुरू किया। और शायद ये इसीलिए भी, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि एक शाखा ईरान चली गई थी आर्यंस की, और ईरान में पत्थर वगैरह बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं।
तो वहां अभिलेखों की परंपरा शुरू रही, वो समाप्त नहीं हुई, भारत में समाप्त हो गई, क्योंकि उत्तर भारत में पत्थर बहुत अच्छे नहीं मिलते, अच्छे अच्छे मिलते ही नहीं है उत्तर भारत में पत्थर। दक्षिण भारत में मिलते हैं, तो फिर दक्षिण भारत में अभिलेख मिलेंगे, मैं आपको भी जिक्र करूंगा उसका भी। भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख मैसूर में मिले हैं, इसलिए अगर किसी एक जगह का स्थान की बात करें तो मैसूर में सबसे ज्यादा अभिलेख देखने को मिलते हैं दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में खूब अच्छा पत्थर मिलता है। भारत में अगर, या किसी एक व्यक्ति के जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है अभिलेखों के, वो अशोका के बारे में बात होती है, क्योंकि मुगलों का, सॉरी, मौर्यंस का जो इतिहास लिखा गया उसमें अभिलेखों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और स्पेशली अशोका के। लेकिन अशोक ने ये परंपरा सीखी ईरानियों से। सबसे पहले दारा के अभिलेख मिलते हैं, एक ईरानी किंग थे दारा, उन्होंने सिंधु नदी को पार करके सबसे पहले भारत पर अटैक किया, तो यूनानियों से भी पहले वो आए भारत में। तो अशोक ने जो परंपरा अभिलेख की शुरू की, वो ईरानी और यूनानियों की परंपरा थी। इस तरीके से अभिलेखों का नींव पड़ी भारत में, या अभिलेखों को बनाने की नींव पड़ी भारत में। ठीक है, अशोका के मिलते हैं, फिर उसके बाद कुशाणाज के भी एक दो अभिलेख मिलते हैं, पहलवाज के भी मिलते हैं, लेकिन फिर सबसे ज्यादा अभिलेख अगर कहीं मिलते हैं किसी के, तो गुप्तों के मिलते हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेंगे, आगे आएंगे। इंस्क्रिप्शंस का पता चला, क्लियर हो गई इतनी बात जो मैंने समझाई अभी आपको, क्लियर है? देखो, इंस्क्रिप्शन करता क्या था। इंस्क्रिप्शन से किसी राजा के क्षेत्र के बारे में फाइनलाइजेशन हो जाता था कि ये जो एरिया है ये उस राजा के अंतर्गत है, तो दूसरा राजा उसे इंक्रोच नहीं करता था, एक चीज। दूसरी, जनरली ये राजाज्ञाएं होती थी, ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते थे, किंग के ऑर्डर्स होते थे, तो जो मिटे ना जिससे, इसलिए पत्थर पर उन्हें गुदवा दिया जाता था, और पत्थर पर गुदवा के राज्य के अलग अलग भागों में उन्हें गाड़ दिया जाता था, तो परमानेंट हो जाते थे उससे। ये परमानेंट नीति के रूप में, पॉलिसी के रूप में भी होते थे, एक परमानेंट पॉलिसी के रूप में भी इन्हें उपयोग किया गया अभिलेखों को। तो ये अभिलेखों का महत्व है, सिग्निफिकेंस है। क्षेत्र के बारे में बताते थे, राज्य के विश्वास के बारे में बताते थे कि राज्य का क्या धर्म होगा, क्या उसकी नीति होगी, उसके बारे में भी पता चलता है। सामाजिक दशा के बारे में भी कभी कभी पता चल जाता है, जैसे अशोक के अभिलेखाज में तो खूब पता चला है। तो इसलिए इतिहास के को जानने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभिलेखों पर भाषा में लिखा जाता था, तो इससे भाषाई समृद्धता का भी पता चलता था कि कोई किसी राज्य में या उस समाज में जो संस्कृति थी, और संस्कृति में जो भाषा का स्तर था वो कैसा था। जैसे अशोक के अभिलेख 4-5 भाषाओं में मिलते हैं, सबसे ज्यादा तो वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ये प्राकृत भाषा इसी लिपि में लिखी जाती थी, ब्राह्मी में। और फिर खरोष्टी में मिले हैं, अरेमाइक में भी मिले हैं, यूनानी में भी मिले हैं, है ना। इन 4 भाषाओं में अ, अभिलेख उनके मिले हैं। जो खरोष्टी लिपि है वो पर्शियन का जन्म इसी से हुआ, फारसी लिपि का जन्म खरोष्टी से ही हुआ। तो जो मैं कल आपसे कह रहा था कि जैसे फारसी लिपि की अगर बात करो, तो फिर आप केवल देखोगे, मुगल्स पीरियड को देख लोगे, या फिर दिल्ली सल्तनत पीरियड को देख लोगे, लेकिन मतलब मध्यकाल को केवल देखोगे, तो ये गलत बात है। मतलब ये गलत बात माने कि ये पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट अगर इसको देखना है तो आपको अशोक के पे इंस्क्रिप्शंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि फारसी लिपि का जन्म खरोष्टी से हुआ। जैसे फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट की ओर चलती है, वैसे ही खरोष्टी भी राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी।
इसलिए उसका जन्म यहीं से होता है। ठीक है, तो खैर देखो, अफगानिस्तान में जो उसके अभिलेख मिले हैं लघमान और शरेकुना से, वो यूनानी और अरमाइक लिपियों में है। यूनानी स्क्रिप्ट है और अरमाइक स्क्रिप्ट है। तो इस तरीके से 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ये चारों पूछी गई हैं एग्जाम में, तो लिखो। जो अब देखो, इंस्क्रिप्शन जो थे पहले, तो ये चूंकि राजाज्ञाएं होती थी, तो जो राजा या राज्य के जो अधिकारी होते थे वही इसका यूज करते थे, वही इन्हें बनवाते थे। लेकिन बाद में कुछ गैर सरकारी लोगों ने भी अभिलेख बनाना शुरू कर दिया। जैसे कुछ गैर सरकारी अभिलेखों में यवन राजदूत थे। यवन राजदूत माने, यवन कहते थे यूनानियों को। उनको जो साहित्य है हमारा पुराना, उसमें यवन अगर किसी को कहते थे तो दोज वर यूनानी। यूनान के लोगों को यवन कहते थे। तो यूनान के एक राजदूत थे हेलियोडोरस। उनका एक प्रसिद्ध अभिलेख है बेस नगर का। बेस नगर आज का, उस समय का बेस नगर था, लेकिन आज का वो विदिशा है, मध्य प्रदेश में विदिशा। इंपॉर्टेंट जगह थी, है ना। और देखो हुआ क्या, इसको थोड़ा ऐसे समझो कि जब भारत में भागवत धर्म आया, भागवत धर्म का मतलब है जब विष्णु के रूप में, विष्णु को एक ईश्वर के रूप में स्वीकृति मिली, और अवतारवाद की कॉन्सेप्ट उसमें शामिल हो गई, और विष्णु के अवतार निर्धारित हो गए, और उसमें राम और कृष्ण विष्णु के अवतार के रूप में माने गए, है ना। तो सबसे पहला विष्णु का अवतार कौन सा था, कोई बताएगा? अरे भैया, कृष्ण। मत्स्य। मत्स्य। फिर मत्स्य। सही बताया। हाँ, सही बताया। मत्स्य अवतार सबसे पहला था। उसके बाद कौन सा था? कूर्म, है ना, कछुआ, है ना। तो कछुआ माने जो पानी पर भी रह सकता था, एम्फीबियन, है ना चलो खैर, कहने का मतलब ये था कि भागवत धर्म एक वो संकल्पना है जिसमें, देखो माइक ऑन है, किसी का ऑफ करिए जरा। वो संकल्पना है जिसमें आ, विष्णु को एक ईश्वर के रूप में स्थापित हुए। इसमें भक्ति जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई। मतलब भागवत धर्म में भक्ति को मुख्य आधार बनाया गया सेल्वेशन के लिए। तो फिर उस समय उसको हम लोग भागवत धर्म कहते हैं। विदेशी इससे बड़े प्रभावित हुए, और सबसे पहले प्रभावित होने वाले जो थे यूनानी थे। तो यूनानियों ने भी भागवत धर्म को एक्सेप्ट किया। उसी में ही एक यवन राजदूत थे हेलियोडोरस। इन्होंने बेस नगर में या विदिशा में एक स्तंभ लेख लिखवाया, गरुड़ स्तंभ लेख, क्योंकि विष्णु का वो सवारी है गरुड़। तो गरुड़ स्तंभ लेख इनका मिलता है, जिससे ये पता चलता है। अब ये जो स्तंभ है ये 2nd सेंचुरी एडी का है, मतलब दूसरी शताब्दी का है। तो इससे ये पता चलता है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी में, दूसरी शताब्दी ईस्वी, सॉरी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, 200 बीसी के आसपास का है। भारत में भागवत धर्म जो था वो विकसित होने लगा था, यानी विष्णु की जो कॉन्सेप्ट है वो आने लगी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंस्क्रिप्शन। इससे हमें पता चलता है कि भारत में सांस्कृतिक जो प्रगति थी वो किस तरीके से हो रही थी। ठीक है, ये सबसे पुराना है। अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बाद का है ये। अशोक के इंस्क्रिप्शंस इससे थोड़े पहले हैं, ये उसके थोड़े बाद का है हालांकि। तो आप इसमें, एक और है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, हूणों के अटैक हुए इंडिया पर, और
हूणों के अटैक ने ये कहते हैं कि अ, जो अ, अ, कुषाणों का जो राज्य था उसको काफी नुकसान पहुंचा, और कहते हैं कि भारत में बर्बादी लेकर आए थे हूणाज, है ना। बाहर से आने वाले लोग थे, जनरली ट्राइब्स थी हूण, और आज भी हैं हूण। ये मानते हैं कि जो गुर्जर हैं वो इन्हीं हूण ही हैं, मतलब हूणों के वंशज हैं। आज जो गुर्जर हैं हूणों के वंशज हैं। कुछ राजपूतों को भी हूणों के वंशज माना गया, लेकिन जाटों को भी हूणों के वंशज माना गया। लेकिन ये तो है ही कि हूण गुर्जर में तो मिलते ही हैं, उनका खून उन्हीं को माना जाता है। तो बेसिकली सेंट्रल एशिया से आए, पश्चिम की तरफ से भारत में एंटर किया, और जिस जगह को भी वो आते थे वो बर्बाद कर देते थे बिल्कुल। तो कुषाणों का कहते हैं कि उन्हीं की वजह से बाद में डिग्रेडेशन भी हुआ, उनके अटैक की वजह से। हूण राज थे एक, उनका नाम था तोरमाण, राजा थे एक, तोरमाण नाम था उनके। एरन से, मध्य प्रदेश के एरन में उनकी प्रतिमा मिलती है, वराह प्रतिमा मिलती है, उस पर उनके लेखों का विवरण है। वराह माने आ, विष्णु का वराह अवतार है ना, वही आ, वही प्रतिमा, वराह अवतार की प्रतिमा मिलती है। तो आप लिखो इसमें। देखो, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक विद्वान ने पढ़ा। ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने इनका जिक्र किया है, जेम्स प्रिंसेप का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता से जुड़े हुए भी थे ये। इन्होंने सबसे पहले, इन्हें सफलता मिली अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के। ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख थे अशोक के, उनको इन्होंने पढ़ा। ये आया है एग्जाम में, तो नोट में लिखना। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को 1837 में 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने, जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने पढ़ा। फर्स्टली, अशोकाज इंस्क्रिप्शन Firstly, Ashoka's inscription get read by get read by James Prinsep James Prinsep in 1837। ब्रैकेट में लिखना ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे वो पढ़ लिए गए थे। इसी से ही फिर पता चला आगे के बारे में कि अशोक के या मौर्याज की के बारे में पता चला, मौर्याज के राज्य के बारे में पता चला। ये हमारा इंस्क्रिप्शंस कंप्लीट हो गए। अब इसमें नेक्स्ट डालना आप हेडिंग सिक्के। जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट हैं देवर कॉइन्स, तो लिखना सिक्के। ठीक है, कॉइन्स। चलिए, अच्छा ये बताओ कि सिक्के करते क्या है। अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई होंगी तब सिक्कों की उत्पत्ति हुई होगी भारत में भी। तो बिल्कुल सही बात है। भारत में सिक्कों की परंपरा नहीं थी शुरुआत में। भारत में सिक्कों की परंपरा भी ईरानियों ने शुरू की, ईरानी और यूनानियों ने। तो जो ईरानी और यूनानी सिक्के भारत में लेके आए उनको पंच मार्क कॉइन कहा गया। आहत सिक्के कहते हैं उन्हें। पंच मार्क माने कुछ और नहीं था, जोर का ठप्पा मार दिया जाता था सिक्के के ऊपर, जिससे उसके ऊपर एक निशान बन जाता था। इस निशान को ही पंच मार्क कहते थे। पंच माने ठप्पा मारना और मार्क माने निशान।
तो इससे राजा के, जो उस राजा को जो भी राजा सिक्के निकालता था, जारी करता था, उसके राज्य के बारे में और उसके बारे में जानकारी मिल जाती थी उससे कि ये फला राज्य के सिक्के हैं। हर राज्य का अपना निशान होता था और वो सिक्के पर मार्क कर दिया जाता, पंच कर दिया जाता था। सबसे पुराने सिक्के चांदी के मिले, लेकिन सबसे कम मिले हैं। शुरुआती सबसे पहले सिक्के चांदी के ही थे, इसलिए पंच मार्क कॉइन भी जो थे वो सब चांदी के ही मिलते हैं। बाद में तांबे के बने, सोने के सिक्के भी बने, और शीशे के सिक्के भी बने। शीशा माने लेड, लेड के सिक्के भी बने। दक्षिण भारत में एक क्लान थी जिन्होंने शीशे के सिक्के, सब सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। उनका ही नाम आता है, उन्होंने लेड कॉइन्स को जारी किया। तो शीशों के, अब सिक्कों के बारे में, सिक्कों से क्या पता चलता है? देखो, सिक्कों पर अगर कोई निशान बना हुआ है तो उससे राजा के धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलेगा। सिक्के किसी क्षेत्र में मिल जाते हैं तो उससे ये पता चलेगा कि ये क्षेत्र उस राजा के अंडर में ही होगा, एरिया के बारे में फाइनलाइजेशन हो जाता है। सिक्के में अगर खोट की मात्रा ज्यादा है, धातु उसमें कम है, तो फिर उससे यह पता चलेगा कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिससे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सिचुएशन जो राज्य की है वो खराब हो गई होगी। तो इसलिए सिक्के इतिहास को जानने में मदद करते हैं, लिटरेरी रिसोर्सेज को सपोर्ट प्रदान करते हैं कॉइन्स। ठीक है।